फादर नमस्ते जी। मैं राहुल आर्य अपने यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है आर्यवर्त देश के अंदर जो राज्य थे, जनपद थे, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। कल हमने चर्चा की थी आर्यवर्त देश की सीमाएं और आर्य विदेशी स्वदेशी, और जो था तीसरा मनुष्य की उत्पत्ति, इस पर हमने कल चर्चा करी थी विस्तार से। तो आज से इस भाग जो सेकंड भाग आर्यवर्त देशांतर की जो सीमा थी आर्यवर्त देश की, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। आर्यवर्त देश के अंतर्गत आने वाली जनपद व प्रदेश। मनुस्मृति में ब्रह्मवर्त प्रदेश को सर्वोच्च महत्व प्रदेश माना है। वहाँ के निवासियों के आदर्श आचरण, सदाचार, धर्म का लक्षण माना है। विद्या और सदाचार की शिक्षा यह सर्व प्रमुख केंद्र है। तो ब्रह्मवर्त जो देश है, ये ब्रह्मवर्त जो देश को बोला गया है, प्रदेश है, आर्यवर्त के अंतर्गत आता है प्रदेश। और ये प्रदेश जो है, जो आज का वर्तमान का हरियाणा है और पंजाब है और राजस्थान का जो कुछ क्षेत्र है, और इधर पश्चिम का जो हमारा यूपी से सटा हुआ यमुना का जो क्षेत्र है, इसको ब्रह्मवर्त क्षेत्र बोला जाता था। तो ब्रह्मवर्त क्षेत्र इसलिए बोला जाता था ब्रह्मवर्त देश, क्योंकि यहाँ पर जो यमुना नदी और सिंधु नदी थी और सरस्वती नदी, तो इसके भी यहाँ जितनी भी ये नदियाँ थीं, तो इनके बीच में उच्च कोटि के विद्वान ऋषि मुनियाँ रहा करते थे, उनका आश्रम हुआ करते थे। तो इसे शिक्षा का केंद्र बोला गया है। और जो इसके अंतर्गत जो अब वर्तमान में जो जिले हैं, वो जो आपने महाभारत में नाम भी सुना होगा, कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र भी हरियाणा प्रांत के अंदर ही है। तो विस्तार से हम चर्चा कर लेते हैं क्यों इसे ब्रह्मवर्त देश कहा गया है। यह एक लघु प्रदेश था जो सरस्वती और द्वैदस्वती नदियों के मध्यवर्ती भूखंड पर स्थित था। महाभारत में भी इसे धर्म क्षेत्र कहा गया है। तो वही मैंने आपको बताया, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो बोला गया है। कुरुक्षेत्र को वैदिक एवं लौकिक संस्कृत वाङ्मय में प्राप्त उल्लेखों के अनुसार सरस्वती नदी हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित शिवालिक पहाड़ियों से उद्भूत होकर शिमला, पटियाला वर्तमान में पंजाब प्रांत तथा सिरसा वर्तमान में हरियाणा प्रांत के क्षेत्रों में प्रवाहित होकर ब्रह्मवर्त प्रशोत्तरी सीमाओं का निर्माण करती थी। इसकी भौगोलिक स्थिति बदलती रही। वैदिक साहित्य के अनुसार यह पश्चिम समुद्र में गिरती थी, जबकि अवान्तर साहित्य के अनुसार यह राजपूताना वर्तमान पश्चिमी राजस्थान, तो जो प्राचीन राजस्थान का जो नाम था वो राजपूताना था। तो वहाँ जाकर ये वहाँ की जो मरुस्थलीय भूमि है, रेगिस्तान है, उस भूमि में जाके समाप्त विलुप्त हो गई थी। यही स्थान से विंसन नाम से प्रसिद्ध हुआ। यही स्थान जहाँ विलुप्त हुई है, उस जहाँ सरस्वती नदी विलुप्त हो गई थी मरुस्थल में जाकर, जो मरुभूमि है राजस्थान की, वहीं पर एक स्थान है, उसको विंसन नाम से जाना जाता है। तो आगे चर्चा कर लेते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी में शिवालिक पहाड़ियों से ही उद्भूत द्वैदस्वती नदी ब्रह्मवर्त की पूर्वी और दक्षिणी सीमाओं का निर्माण करती हुई यमुना के समांतर प्रभावित होकर कुरुक्षेत्र के दक्षिण की ओर से होती हुई सरस्वती नदी में मिलती थी। दोनों ही नदियों के तटों देवों अर्थात ऋषियों, मुनियों, विद्वानों के निवास आश्रमों से सुभूषित थे। तटों पर यज्ञों का अनुष्ठान होता था। इसी कारण मनु ने इनकी देव नदी कहा है। संप्रति दोनों नदियों को पहचान लेकर भौगोलिक क्षेत्रों मतभेद है। कुछ घग्गर को सरस्वती, चितांग ऋषि को दृष्टुवती मानते हैं दृष्टुवती भी मानते हैं। तो यही है कि जो सरस्वती और यमुना नदी थी, इनके तटों पर ऋषि मुनियों के आश्रम होते थे और जो यज्ञों का प्रतिदिन अनुष्ठान होता था। तो जो आसपास के जो हमारे वर्तमान में जो देश आप देखते हो, देशांतर, चीन, यूनान और अमेरिका, यूरोप, जितने भी आसपास के जितने भी देश हैं, वो सब विद्या को ग्रहण करने के लिए इन प्रदेशों के अंतर्गत आते थे। और आगे 3 प्रदेश इसमें मुख्य रूप से चर्चा की गई है महर्षि मनु के द्वारा। तो आगे हम चर्चा कर लेते हैं। एक प्रदेश हो वह ऋषि देश ब्रह्मवर्त के साथ लगते पूर्व दक्षिण प्रदेश को ब्रह ऋषि देश नाम दिया गया है। इसमें निम्न जनपद परिगणित हैं। कुरुक्षेत्र वर्तमान हरियाणा में इसी नाम से प्रसिद्ध है। एक जिला, नगर और उसके प्रभावर्ती प्रदेश मत्स्य वर्तमान राजस्थान। तो राजस्थान का जो प्रवर्ती प्रदेश, राजस्थान का जो एक
राजस्थान के अंदर एक जगह थी जिसको पहले राजस्थान को राजपूताना से पहले मत्स्य प्रदेश बोला जाता था। वर्तमान राजस्थान में जयपुर, अलवर तथा भरतपुर का कुछ क्षेत्र, पंचाल वर्तमान उत्तर प्रदेश, तो पांचाल बोला जाता था उत्तर प्रदेश के जो जनपद है, वर्तमान उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिले के क्षेत्र ये पांचाल देश के अंतर्गत आते थे। सूरसेन, सूरसेन प्रदेश का नाम था। सूरसेन मथुरा और आसपास का क्षेत्र, जो मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र है वो सूरसेन जनपद के अंतर्गत आता था। इस शोधकर्ता के अनुसार यह लौकिक प्रसिद्ध घोषित हुआ है कि इसकी पुष्टि भौगोलिक वर्णन से भी हो जाती है। ये तो ही कुरुक्षेत्र ब्रह्मवर्त प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है और शेष तीनों जनपद मध्य देश की सीमा में समाविष्ट है। इसकी पृथक भौगोलिक संरचना समुचित सिद्ध नहीं होती। तो कहने का अर्थ यही है, जो मध्य देश जिसे बृहदेशी देश कहा गया है, जिसमें कुछ क्षेत्र हरियाणा का है और कुछ क्षेत्र उत्तर प्रदेश का है, तो इसे मध्य देश कहा गया है। और आगे चर्चा कर लेते हैं। प्रसंगिक मनुस्मृति में इसका प्रक्षेप कर दिया गया है। इसके सभी प्रदेश मनु के बहुत बाद उत्पन्न हुए राजाओं द्वारा बसाए गए हैं, अतः मनुस्मृति में प्रक्षिप्त हैं। तो कहने का अर्थ ये, मनुस्मृति में जो ये प्रदेश हैं ये दर्शाए जो गए हैं, ये मनु के काफ़ी, जो मनु का जो काल है उसके काफ़ी समय बीतने के बाद में इन जनपदों को, इन प्रदेशों को बसाया गया था। तो आगे हम चर्चा कर लेते हैं, मध्य देश की चर्चा कर लेते हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में विंध्य पर्वत, पूर्व में प्रयाग प्रदेश, आधुनिक इलाहाबाद। तो मध्य देश कहाँ से है? उत्तर के हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत, विंध्याचल पर्वत, पूर्व में प्रयाग यानी कि इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है। तो पश्चिम में विंसन प्रदेश, वर्तमान पश्चिमी राजस्थान की मरुभूमि की सरस्वती नदी के लुप्त होने के स्थल, इनका मध्यवर्ती भूभाग मध्य देश कहलाता है। तो यह प्रयाग से नगर और जनपद दोनों को ग्रहण किया गया है। इसमें काशी भी सम्मिलित थी। तो इसमें आगे चर्चा है कि मध्य देश के अंदर जो आने वाले जो जिले हैं उनमें उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद है, और वर्तमान पश्चिमी राजस्थान का कुछ क्षेत्र है जिसमें मरुभूमि में सरस्वती नदी जहाँ लुप्त होने का स्थान है। और तीसरा जो मध्य देश कहलाता है मनु, यहाँ जो उत्तर प्रदेश का प्रयाग जो जिला है वो सम्मिलित है। और इसी के अंतर्गत, मध्य देश के अंतर्गत एक जिला और आता था जो उस टाइम पर काशी, जो वर्तमान में काशी है, वो भी इसके अंतर्गत आता। अब आगे अन्य जनपदों के जो उल्लेख है उस पर चर्चा कर लेते हैं। जन समुदायों का नाम उल्लेख, जो देश आधारित या देश विशेष की संज्ञा भी है, इनसे इन जनपदों के अस्तित्व का संकेत मिलता है। यद्यपि इस शोधकर्ता के अनुसार यह श्लोक प्रक्षिप्त परिपूर्णता के लिए मानचित्र इनको प्रदर्शित कर दिया गया है। इनसे यह जानकारी मिलती है कि किसी समय आर्य संस्कृति के अंग थे। तो कौन कौन से जनपद जो आर्य राष्ट्र के अंतर्गत आते थे, आर्यवर्त के अंदर, तो उसमें चर्चा कर लेते हैं। पौंड्रक, बंगाल के जो पौंड्रक है, प्राचीन काल इसका नाम बंगाल का पौंड्रक, बंगाल के दीनजापुर, मलदह, राजशाही और बोगरा तथा रंगपुर, बंगाल देश के पश्चिमी क्षेत्र, राजधानी पुंड्रवर्धनपुर, आधुनिक महास्थान जिला बोगरा है। तो ये भी जो बंगाल का क्षेत्र है ये पूरा, ये पौंड्रक के नाम से जाना जाता था प्राचीन भारत में। तो आगे चर्चा कर लेते हैं। ओड, आधुनिक उड़ीसा, पुरी एवं भुवनेश्वर का क्षेत्र, पूर्वी उत्तरी क्षेत्र, उत्तर में जाजपुर तक था। तो ओड जो जिसे आज उड़ीसा का नाम से जाना जाता है, उसका प्राचीन नाम ओड था। तो ओड का जो क्षेत्र है उड़ीसा का, भुवनेश्वर और क्षेत्र के पूर्वी उत्तरी क्षेत्र, उत्तर में जाजपुर तक का जो क्षेत्र है वो उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आता है। इसी में किरात ब्रह्मपुत्र के पूर्वी घाटी का क्षेत्र, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी जो घाटी है, उसका जो क्षेत्र है उसको किरात नाम से जाना जाता था तब। द्रविड़, दक्षिण में कावेरी नदी के आसपास का क्षेत्र, वर्तमान तमिलनाडु प्रदेश, जो दक्षिण का जो प्रदेश है जैसे तमिलनाडु, केरल आदि जो प्रदेश हैं यह सब द्रविड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। और जिनका आसपास का क्षेत्र है तमिलनाडु, कर्नाटक वगैरह, जो आंध्र प्रदेश है, ये सब द्रविड़ क्षेत्र है। ब्रहवव, वर्तमान ईरान, तो ईरान का जो वर्तमान का जो नाम था ईरान को, वो था प्रहवव, फारस का पूर्वी क्षेत्र। और
जो आगे है पारद वर्तमान इराक, जो इराक का जो प्राचीन नाम था वो पारद था। इराक का बलूचिस्तान पाकिस्तान में हिंगलू नदी प्रदेश और हिंगलाज प्रदेशीय क्षेत्र जो पाकिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान है। तो कुछ क्षेत्र जो बलूचिस्तान पाकिस्तान जो इराक वर्तमान इराक और बलूचिस्तान का क्षेत्र, कुछ क्षेत्र इसका पाकिस्तान के अंतर्गत आता है, कुछ अफगानिस्तान राज्य के जो अफगानिस्तान देश है उसके अंतर्गत आता है। तो सक्कों पे चर्चा कर लेते हैं। शक कौन थे? सक्कों का मूल स्थान मध्य एशिया था। इनका निवास सायर और अक्सास बख्शू नदियों का वर्तमान रूस में समेस्थित प्रदेश माना जाता है। चीन की यूची जाति द्वारा खदेड़े जाने के बाद इन्होंने पश्चिमी सीमांत प्रदेशों में अपना प्रदेश बसाए और सने सने भारत के भीतरों प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। तो शक जो थे वो जो वर्तमान में जैसे हम रूस कहते हैं, जो उसके नागरिक हैं, जो रूस देश में बसने वाले हैं, उनको शक कहा गया है। तो यवनों पे चर्चा कर लेते हैं। यवन कौन थे? यवन यूनान के निवासियों को कहा गया है। यवन जो थे वो यूनान के जो निवासी थे उनको यवन कहा गया है। भारत में इनके संबंध अत्यंत प्राचीन काल से थे। भारत से जाकर कुछ यवन अर्थात यूनानी अक्साज बख्शू नदी और हिंदू कुश पर्वत के मध्य देश में बस गए थे। इसके कारण उस क्षेत्र को भी यवन देश कहा गया है। बल्क अफगानिस्तान इसकी राजधानी क्षेत्र है। तो यवन जो कहा गया है वो अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है, जो अफगानिस्तान में रहने वाले लोग थे उन्हें यवन कहा गया है। तो कंबोज पे चर्चा कर लेते हैं। कंबोज जनपद के दक्षिण पश्चिम कश्मीर वर्तमान पामीर और बदखा का क्षेत्र अफगानिस्तान। जो कंबोज है उसमें दक्षिण पश्चिम कश्मीर और वर्तमान पामीर का जो पठार है, पामीर पठार और बदकास का क्षेत्र अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र जो है ये कंबोज जनपद के अंतर्गत आता था। दर्र की बात कर लेते हैं। दर्र उत्तर पश्चिम कश्मीर का गिरगिल हुंजा प्रदेश। तो गिरगिल तो बल्टिस्तान जो करके क्षेत्र है वो हुंजा प्रदेश के अंतर्गत आता था। दर्र प्राचीन नाम इसका दर्र था। तो आगे खस गढ़वाल का उसका पूर्ववर्ती क्षेत्र जो खस है, जो गढ़वाल वर्तमान उत्तराखंड का जो क्षेत्र है उसे खस के नाम से जाना जाता था। जब चीन वर्तमान चीनी है, जैसे पहले उसका नाम प्राचीन नाम भी आर्यवर्त में चीनी था और आज भी उसका नाम चीनी। इनके अंतर्गत भी 10वें अध्याय में बहुत सी ऐसी जातियों को लेकर जिनके नाम पर प्रवर्ती काल में जनपदों का नाम पड़ा है, जैसे आंध्र, अम्बस्ट, मगध आदि। वहाँ इन जातियों का देश आधारित नाम मानकर। तो इसी पर चर्चा की कि जितने भी ये है चीन आदि, अफगानिस्तान, ईरान, तेहरान, बगदाद आदि जितने भी ये पश्चिमी जो देश हैं ये सब भारत क्षेत्रगत से आर्यवर्त के अंदर शिक्षा लेने के लिए आते थे। और यहीं से जो इनको एक जब शिक्षा अपनी पूरी कर लेते थे, वर्ण व्यवस्था को अपने सीख के वर्ण और आश्रमों की शिक्षा लेकर अपने प्रदेश जाते थे और अपने देशों और प्रदेशों के उच्च जो सुचारू रूप से व्यवस्था थी उसे चलाते थे। तो यहाँ से चरित्र की और जो धनुर्वेद आदि की जो जितने भी विद्या थी सबकी शिक्षा लेकर अपने प्रदेश जाते थे और अपने देश प्रदेशों का जो है विकास करते थे। तो भारत देश प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों का देश रहा है, ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र रहा है। तो आज वर्तमान की स्थिति ये बनी हुई है राष्ट्र के अंदर युवा जितने भी हैं वो विदेशों में जाते हैं शिक्षा लेने के लिए, जबकि प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में देशांतर जितने भी है वो सब भारत राष्ट्र के अंदर, जो वर्तमान का भारत है, प्राचीन आर्यवर्त के अंदर शिक्षा लेने के लिए आते थे। अनेकों प्रकार के विश्वविद्यालय भारत के अंदर हुए हैं। विक्रमशिला, नालंदा, उदयनपुरी आदि जितने भी हैं और तुम्हारा तक्षशिला, बहुत सारे विश्वविद्यालय जो उच्च कोटि के विश्वविद्यालय थे जिनके पास में अत्यंत ज्ञान का भंडार था। इतनी लाखों करोड़ों अरबों पुस्तकें उन विश्वविद्यालयों के अंदर थी जो जाहिलों मक्कारों के द्वारा, मुगलों के द्वारा आग लगा दी गई, सबको तहस नहस कर दिया गया। तो हमें अपने प्राचीन गौरव में लौटना होगा। आगे चर्चा कर लेते हैं इसी पर। तो आगे इस प्रकार आगे जो है इस प्रकार से इसमें वर्णन आया है कि वह आर्यवर्त देश से अलग जितने भी देश हैं, जो आर्यवर्त से के जो अड़ोसी पड़ोसी देश हैं, वो मलच्छ देश कहा गया है। मलच्छ देश इसलिए कहा गया है कि